हेलो कंप्यूटर्स, हमारे प्यारे अभ्यर्थियों, आज हम लोग जनरल स्टडीज में चर्चा करेंगे ब्रिटिश भारत की भू राजस्व नीतियों के बारे में। आप लोगों को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी, जो भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, उसने भारत में आकर भारत पर कब्जा किया है ना। अपने औपनिवेशिक हित को साधने के लिए चारों तरफ से भारत को चूसने का काम किया, भारत को कमजोर करने का काम किया, और उसका मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने औपनिवेशिक हित को साधना था। अपनी पूंजीवादी मानसिकता को, अपनी औपनिवेशिक हित को साधने के लिए ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में जो राजस्व नीतियां लागू की गई, जो रिवेन्यू पॉलिसीज लागू की गई, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि इसके पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियां ही थी, क्योंकि लैंड रिवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी के रिवेन्यू का सबसे बड़ा साधन था, सबसे बड़ा घटक था, है ना। तो लैंड रिवेन्यू क्या होगा, कैसे होगा, इसमें प्रारंभिक दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खासकर 1764 में जब बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता और बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया गया, तो सत्ता परोक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई थी। और सबसे बड़ी समस्या थी कि ये जो लैंड रेवेन्यू, जो सबसे बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का, जिसको वो लोग लगान कहते थे, रेंट कहा जाता था, उसका स्वरूप कैसा हो, कैसे वसूला जाए। तो प्रारंभिक दौर में जो पहले से चली आ रही व्यवस्था थी, उसी को अपनाया गया। हालांकि इस दिशा में तो पहला प्रयोग करने का अगर हम श्रेय किसी को देंगे तो वारेन हेस्टिंग्स को जाएगा, जिसने 2 बार उसने कोशिश की कि लैंड रेवेन्यू को सेट करने की दिशा में, लैंड रेवेन्यू को स्थापित करने की दिशा में सार्थक कदम उठाया जाए। तो उसने 1 वर्ष की व्यवस्था लागू की, फिर 5 वर्ष की व्यवस्था लागू की, और ये दोनों व्यवस्था फेल्यूर हो गई, है ना। उसके बाद जब कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बना, और कॉर्नवालिस स्वयं भी एक इंग्लैंड के एक धनी जमींदार का पुत्र था, एक खुद जमींदार फैमिली से वो बिलोंग करता था, जब वो बंगाल का गवर्नर बना, देन इस दिशा में लैंड रिवेन्यू को स्थापित करने की दिशा में उसने कई सार्थक कदम उठाए, है ना। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल, जो आज का उड़ीसा, बांग्लादेश और बिहार उसमें सम्मिलित था, है ना, वो क्षेत्र ब्रिटिश भारत में था। इसके अलावे उत्तर प्रदेश का बनारस डिवीजन था, और कर्नाटक युद्ध में चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो चुकी थी, तो उत्तरी कर्नाटक का जो क्षेत्र था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। और इस बृहद क्षेत्र में लैंड रिवेन्यू कैसा हो, इस दिशा में प्रयास करना भी बहुत जरूरी था। तो कलकत्ता स्थित जो रिवेन्यू कमेटी थी, उसका नाम बदलकर रिवेन्यू बोर्ड कर दिया गया, उसका नाम बदलकर रिवेन्यू बोर्ड कर दिया गया, रिवेन्यू बोर्ड कर दिया गया। और उसका अध्यक्ष बनाया गया सर जॉन सोर को। किसको बनाया गया? तो सर जॉन सोर, ये कॉर्नवालिस के काफी नजदीक भी थे। उसके अलावे जो जेम्स ग्रांट थे, जेम्स ग्रांट एक दूसरे सहयोगी थे, जेम्स ग्रांट, उनको स्टोर कीपर बनाया गया। ये 2 मुख्य सहयोगी थे। जैसा कि मैंने कहा कि कॉर्नवालिस भी जमींदार फैमिली से था, तो उसने पहली बार एक स्थायी समाधान खोजने का प्रयास किया, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं या स्थायी बंदोबस्ती कहते हैं, है ना। इसके अलावे ब्रिटिश भारत में लगान वसूलने की दूसरी प्रक्रिया तो हो गई स्थायी बंदोबस्ती, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहा गया, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था,
जिसको रैयतवाड़ी सिस्टम कहते हैं। थर्ड है महालवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी व्यवस्था। ये 3 व्यवस्था लागू थी। अगर कुल ब्रिटिश भारत की बात की जाए तो 19% भूभाग पर परमानेंट सेटलमेंट लागू था, जबकि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो 51% भू क्षेत्र पर लागू था, ब्रिटिश भारत में लागू था, और महालवाड़ी व्यवस्था 30% क्षेत्र में लागू था। अब हम लोग जानेंगे कि ये परमानेंट सेटलमेंट क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है और महालवाड़ी व्यवस्था क्या है। इन तीनों को समझना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। हम लोग इस बात को जान गए कि 3 तरह की ही व्यवस्था थी। परमानेंट सेटलमेंट, जिसको स्थायी बंदोबस्ती या जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा महालवाड़ी व्यवस्था, है ना। अब हम लोग जानेंगे सारे व्यवस्था के बारे में। लैंड रिवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाता था। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो सिस्टमेटिक व्यवस्था लागू हुई ना, वो कॉर्नवालिस के समय में लागू हुई, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्ती कहते हैं, और इसी को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। और जमींदार के फेवर में डिसीजन लेने के पीछे एक और कारण भी था। जैसा कि मैंने बतलाया कि कॉर्नवालिस स्वयं इंग्लैंड के एक जमींदार परिवार से बिलोंग करता था, और उसके 2 प्रमुख सहयोगी थे। पहला तो सर जॉन सोर और दूसरे थे जेम्स ग्रांट, है ना। अब जो है कॉर्नवालिस के समय में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 3 क्वेश्चंस था। पहला कि ऑनरशिप, स्वामित्व, भूमि पर स्वामित्व या ऑनरशिप किसकी हो। पहला कहने का मतलब कंपनी की हो या किसी अन्य की हो। अन्य में जमींदार, जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी तो जमींदार के तहत यह व्यवस्था थी। दूसरा कि यह व्यवस्था कितने समय के लिए, कितने समय के लिए। एक था कि परमानेंट, कोई स्थायी समाधान लाया जाए, या 10 वर्ष के लिए लाया जाए, है ना। और तीसरा क्वेश्चन था कि जो लगान मिलेगा उसमें कंपनी की हिस्सेदारी कितनी। कंपनी की हिस्सेदारी मतलब कितना भाग कंपनी का होगा, इस बात का निर्णय लेना था। क्या क्या निर्णय समझ गए आप लोग। पहला बात कि भूमि पर स्वामित्व किसका हो, यह क्वेश्चन था, मेजर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था कि कितने साल के लिए व्यवस्था लाई जाए, और तीसरा क्वेश्चन था कि लगान जो होगा उसमें सरकार का हिस्सा कितना होगा। तो जो सर जॉन सोर थे ना, जो सर जॉन सोर थे, इनका कहना था कि यह व्यवस्था जो है वो जमींदार के अंतर्गत आए और स्थायी रूप से है। यह व्यवस्था, जो भू लगान व्यवस्था ब्रिटिश सरकार निर्धारित करेगी, वो जमींदारों के अंतर्गत हो और स्थायी रूप से यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में लागू किया जाए, ये सर जॉन सोर का कहना था। जबकि जेम्स ग्रांट का कहना था कि यह व्यवस्था कंपनी के स्वामित्व में हो और 10 वर्षों के लिए हो, है ना। तो कॉर्नवालिस ने यह व्यवस्था जमींदारों के अंतर्गत लागू की 10 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए यह व्यवस्था कॉर्नवालिस ने जमींदारों के अंतर्गत 1791 में इसको लागू किया, जिसको 1793 में 1793 में इसको स्थायी बना दिया गया। मतलब परमानेंट सेटलमेंट, जिसको स्थायी बंदोबस्ती या जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, वो 1793 में लागू हुआ, है ना। अब हम लोगों को यह जानना है कि इसके लिए क्या आधार बनाए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब यह सरकार का दायित्व था कि स्थायी बंदोबस्त के तहत वो क्या आधार निर्मित करे। तो इसके लिए आधार निर्मित किए गए, इसके लिए आधार निर्मित किए गए। तो क्या आधार निर्मित किया गया भाई, ये जानना है। तो 1791 में 1791 में जो रिवेन्यू कलेक्शन हुआ था वो था 2,68,00,000 रुपया। इसको बेस मान लिया गया, है ना, कि रेवेन्यू इतना आना चाहिए। दूसरी बात कि जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया,
भूमि का स्वामी माना गया, मतलब ऑनरशिप भूमि पर किसकी होगी? जमींदारों की होगी। और यह अधिकार उसको हेरिडेटरी मतलब पुश्तैनी अधिकार जमीन पर जमींदारों को दिया गया। क्या दिया गया? पुश्तैनी अधिकार दिया गया। उनको जमीन खरीदने बेचने का भी अधिकार दिया गया। मतलब और ये जमींदारी पिता से पुत्र में स्वतः हस्तांतरित हो जाती थी। मतलब पुश्तैनी अधिकार, आनुवंशिक अधिकार जो है इस व्यवस्था के तहत, जमींदारी व्यवस्था के तहत जमींदारों को प्रदान की गई। अब जितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा उसमें 10/11 10/11 हिस्सा जो होगा वो कंपनी का होगा और 1/11 हिस्सा जो होगा वो जमींदार का होगा। इस व्यवस्था के तहत अगर 11 भाग में बांट दें लैंड रेवेन्यू को तो 10 हिस्सा होगा कंपनी का और 1 हिस्सा जो होगा वो जाएगा जमींदार को, है ना। इसके साथ ही कॉर्नवालिस ने एक सूर्यास्त कानून भी पारित किया। जमींदारों पर नियंत्रण रखने के लिए उसने एक सूर्यास्त कानून पारित किया जिसके तहत एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक अगर जमींदार अगर लैंड रेवेन्यू जो कंपनी का हिस्सा है वो जमा नहीं करता है तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इसी व्यवस्था को कहा गया परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्ती कहा गया, या इसे बोलचाल में जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं कि यह व्यवस्था, क्योंकि यह व्यवस्था जमींदारों के अंतर्गत लाई गई थी और कुल ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर 19% में कौन कौन था? कॉर्नवालिस के समय कौन कौन सा क्षेत्र था? तो बंगाल, वो बंगाल जिसमें आज का बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश भी शामिल है, साथ में उत्तर प्रदेश का बनारस डिवीजन और उत्तरी कर्नाटक का जो क्षेत्र है, जो कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था, उन क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई जो कुल ब्रिटिश भारत का आगे चलकर कुल ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र था, 19% क्षेत्र था। ये तो आप लोगों ने जाना स्थायी बंदोबस्ती के बारे में। और अब हम लोग जानेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो कुल ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर, कुल ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले 1792 में रीड महोदय ने 12 महल में लागू किया था। यह व्यवस्था जिसकी चर्चा हम करेंगे कि क्या थी यह व्यवस्था, वो सबसे पहले रीड महोदय ने 12 महल में लागू किया था। उसके बाद जो मद्रास के गवर्नर थे थॉमस मुनरो, उन्होंने 1810 में थॉमस मुनरो ने इसे मद्रास के क्षेत्र में लागू किया, है ना। 1810 में थॉमस मुनरो ने इसे मद्रास के क्षेत्र में मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया और एलिफिंस्टन ने इस व्यवस्था को बॉम्बे में लागू किया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, है ना। इस तरह कुल ब्रिटिश भारत के 51% भाग जिसमें मालाबार, डिंडीगुल, कोयम्बटूर, कन्नड़ा, मदुरै, बॉम्बे, आसाम, मद्रास प्रेसिडेंसी रख सकते हैं, पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी और आसाम का कुछ क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू थी जो कुल ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग था, है ना। अब ये जानना है कि ये क्या है, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। जहां आपने जमींदारी व्यवस्था में देखा कि भूमि का स्वामित्व जो है वो जमींदारों को दिया गया, और रैयतवाड़ी व्यवस्था में ऑनरशिप जो है वो किसानों को दिया गया। जिसकी भूमि है वही भूमि का मालिक है। किसानों को स्वामित्व दिया गया और पुश्तैनी अधिकार भी दिया गया, पुश्तैनी अधिकार भी दिया गया किसानों को, है ना।
अब जो कंपनी के जो अधिकारी है वो डायरेक्ट किसानों से लगान वसूलते थे। अब कंपनी के जो गुमास्ते हैं वो रैयतवारी व्यवस्था के तहत सीधे किसानों से रेंट वसूलता था। मतलब सरकार और किसान के बीच प्रत्यक्ष संबंध, रैयतवारी व्यवस्था में कोई मीडिएटर नहीं होता था। कंपनी के जो गुमास्ते होते थे, कंपनी के जो एम्प्लॉय होते थे, वो डायरेक्ट किसानों से कर वसूलते थे। इस कर को कहा जाता था रेंट, है ना। सबसे विस्तृत भूभाग पर जो है ब्रिटिश भारत में रैयतवारी व्यवस्था ही लागू थी। अब हम लोग जानेंगे जो तीसरा व्यवस्था है जिसको महालवारी व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? महालवारी। महाल का मतलब होता है ग्रुप, एक साथ, या गांव कह सकते हैं, पूरा गांव महाल, है ना। इस व्यवस्था के तहत पूरे गांव का टैक्स निर्धारित हो जाता था। अब जिसका प्रोपोर्शनेट, जिसकी जितनी जमीन होती थी उसके हिसाब से उससे कर वसूलता था। कोई गांव का जो उसको भी जमींदार या जो कर वसूलने वाला कोई गांव का होगा, व्यक्ति, मुखिया हो, सरपंच हो, उन लोगों को भी यह अधिकार दिया जाता था कि पूरे गांव से टैक्स वसूलिए, जिसकी जितनी जमीन है उस प्रोपोर्शन में उससे टैक्स वसूल के आप गवर्नमेंट के पास जमा कीजिए। इस व्यवस्था को कहा गया महालवारी व्यवस्था। और यह व्यवस्था जो है भारत में, यह व्यवस्था भारत में 1822 के बंगाल टेनेंसी एक्ट के रेगुलेशन 7 के तहत, बंगाल काश्तकारी अधिनियम के रेगुलेशन 7 के तहत यह व्यवस्था जो है महालवारी व्यवस्था लागू की गई थी। और इसके जनक माने जाते हैं, महालवारी व्यवस्था के जनक हॉर्ट मैकेंजी। हॉर्ट मैकेंजी, है ना। आपने देखा कि जिस तरह परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग में लागू था, रैयतवारी जो व्यवस्था थी वो 51% भू क्षेत्र में लागू था, उसी तरह जो महालवारी व्यवस्था है ये ब्रिटिश भारत के 30% भू क्षेत्र में यह महालवारी व्यवस्था लागू थी। और नॉर्मली पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत इत्यादि क्षेत्र में महालवारी व्यवस्था लागू थी। अब आगे चलकर विलियम बेंटिक के समय उत्तर भारत में मार्टिन बर्ड के नेतृत्व में, मार्टिन बर्ड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्टिन बर्ड के नेतृत्व में, मार्टिन बर्ड के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में खासकर भूमि कर वसूलने की एक नई पॉलिसी बनाई गई थी। इसीलिए मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का जनक माना जाता है। कहां माना जाता है? उत्तर भारत में। किसके समय में? तो विलियम बेंटिक के समय में थे ये मार्टिन बर्ड। तो आपने देखा कि हालांकि जो ब्रिटिश की ये जो नीतियां हैं, राजस्व नीतियां, वो बहुत ही शोषणकारी थी, किसी भी रूप में हो, चाहे वो जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत हो, चाहे रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत हो, या महालवारी व्यवस्था के अंतर्गत हो। इसके तहत किसानों का शोषण हुआ, अधिक से अधिक कर वसूला गया किसानों से, है ना। किसान वर्ग शोषित होता चला गया। सिर्फ औपनिवेशिक हित को साधने के लिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए भारत से धन का निष्कासन इंग्लैंड की ओर हो, इसके तहत ही यह व्यवस्था जो है, भूमि कर व्यवस्था भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में लागू की गई, है ना। आज हम लोगों ने जाना ब्रिटिश भारत की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। इसी तरह का वीडियो आप लोगों के समक्ष मैं लाता रहूंगा जो परीक्षोपयोगी होगा किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, या स्टेट पीसीएस दे रहे हो, या कोई भी अन्य एग्जाम दे रहे हो। इन सारे एग्जामिनेशन के लिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और यह जानकारी आप लोगों को निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, ताकि कोई भी जो नया वीडियो आए इसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। हमारा उद्देश्य ही आपको आपकी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करना है ना। आप सफल हो लाइफ में,
इसके लिए ही हमारा सतत प्रयास है और यह प्रयास हमेशा जारी रहेगा। अब अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, लोग फिर मिलेंगे, बाय।